मैं शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ऑक्सीलेशन एंड वेव कर रहे हैं, क्लास 10 के सेकंड पार्ट का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, वेव एंड ऑक्सीलेशन, जो 12th क्लास के कई सारे पार्ट को कैरी ऑफ फॉरवर्ड करता है। लास्ट लेक्चर में हमने अब तक ये देख लिया है कि ऑक्सीलेशन होता क्या है, ठीक है। और लास्ट जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हम टाइप ऑफ ऑक्सीलेशंस को। और ऑक्सीलेशन का मतलब मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ऑक्सीलेशन का मतलब वेव नहीं होता। हमने कई सारी इक्वेशन निकाली जिसमें हमने पार्टिकल का एसएचएम तो देखा। हम बात कर रहे हैं एसएचएम की। हम किसकी बात कर रहे हैं? एसएचएम की, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई है कि बॉडी का मोशन, बॉडी का जो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिंपल मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एसएचएम की। ऐसे हल्का सा कि ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने उसका नाम दिया है। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन F इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर n, और n की पावर यहां पर कितनी है? 1 है। हम उस एसएचएम को यहां पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमने कई सारी इक्वेशन निकालनी। हमने पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, लेकिन कहीं भी हमने पार्टिकल का प्रोपगेशन के बारे में बात नहीं की। तो इससे यह बात समझ में आती है कि ऑक्सीलेशन कम से कम वेव तो नहीं होता, ऑक्सीलेशन वेव नहीं होता, ठीक है। ठीक, ऑक्सीलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन, पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होना, वो ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टू एंड फ्रो मोशन होना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन की। जो लास्ट लेक्चर था बेटा हमारे पास वो था, दैट इज लास्ट लेक्चर में लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो क्या हमें डिस्कस करना है बेटे, टाइप ऑफ ऑक्सीलेशंस को। तो बेसिकली बेटे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तरीके की ऑक्सीलेशन होती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, ठीक है, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि आपके घर में जो इन्वर्टर है, आपके घर में जो इन्वर्टर है, ठीक है, उसके अंदर, उसके अगर आप पास खड़े हो जाओगे तो उसमें से एक ना भिनभिनाहट की आवाज आ रही होगी, वाइब्रेशन की। कभी फील किए? इन्वर्टर के पास जाए खड़े हो जाइएगा तो उसमें से एक आवाज आती रहती है, भिन 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 की आवाज सी आती रहती है, ठीक। अगर उसमें से वाइब्रेशन की साउंड आ रही है, अगर आपने नहीं आए तो उसको खड़े हुए 12th क्लास में इसका बहुत, क्योंकि 12th क्लास में केवल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिक्स में बात होती है। तो उस इन्वर्टर के पास खड़े होंगे या फिर लाइट जब चली जाए तब आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, उस इन्वर्टर में से जो ऊपर बॉक्स जो रखा रहता है उसमें से एक आवाज आ रही होगी। इसका मतलब डेफिनेटली वो हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इन्वर्टर है, और उसमें से हम ये भी जानते हैं कि उसके अंदर अगर भिनभिनाहट आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल क्या है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीलेट कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, जो एसी होता है, एसी में पार्टिकल क्या करता है? ऑक्सीलेट करता है। तो इस बात का वेरिफिकेशन है वो कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एसी, ठीक है, एसी आ रही थी जिसकी वजह से पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा था। अब बात करूंगा यहां पर मैं दूसरी चीज की। देखिए, मैं इसलिए बात कहूंगा क्योंकि लड़कियां, आपको लड़कियां भी खैर स्कूटी वगैरह चलाती हैं, लेकिन लड़कों ने इस चीज को महसूस किया होगा। जब आप बाइक चलाते हो, जब आप बाइक वगैरह चलाते हो बेटे, कितनी बार क्या होता है, मेरी बात को इस बात को बहुत एग्जांपल को बहुत ध्यान समझिएगा। कितनी बार क्या होता है कि आपके पास अचानक से किसी लूज कोई बोल्ट लूज रह गया है, बाइक में कोई लूज बोल्ट है, तो उसकी आवाज आती रहती है। क्या आती रहती है? आवाज आती रहती है, ठीक है। आप बाइक चला रहे हो उस लूज की, लेकिन जैसे आप स्पीड तेज करते हो, जैसे आप स्पीड तेज करते हो वो आवाज आनी बंद हो जाती है, वो आवाज आनी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और आपने महसूस किया होगा जब आप बाइक चलाते हो ना, तो आपको ना बाइक के अंदर ना एक हल्की सी वाइब्रेशन सी महसूस होती है। इंजन में से जो इंजन की आवाज जिसे हम कहते हैं, उसमें एक वाइब्रेशन डेवलप हो रही होती है, ठीक। मैंने कहा अगर ये चीज अगर एक्सपीरियंस नहीं की है तो आप इस चीज को, इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस करनी होगी आपको कि अगर कोई लूज है, अगर कोई नटबोल्ट लूज है, तो अगर वो आप धीरे गाड़ी चलाओगे तो वो आवाज करता रहेगा, लेकिन जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे ही उसकी आवाज आनी बंद हो जाएगी। मान लो अगर बाइक में आप ये ना कर पाओ,
अगर बाइक ना करो तो अभी गर्मियां आ जाएंगी, अभी गर्मियां आ जाएंगी। आपने करना क्या है, बहुत छोटी चीज करनी है बेटे, और एक करके जरूर देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने कूलर जो होता है ना, हमारा कूलर होता है ना, कूलर, उस कूलर के ऊपर ना कोई ना कॉइन रख देना है। क्या रख देना है? कॉइन, सिक्का रख दिया आपने। और सिक्के रखने के बाद आप देखोगे, जब उस कॉइन को रखोगे तो आप देखोगे कि आवाज आएगी, वो सिक्का एक आवाज करेगा, वो सिक्का एक आवाज करेगा, क्योंकि कूलर के अंदर वाइब्रेशन होगी। क्या होगी? एक वाइब्रेशन आ रही होगी। लेकिन फिर आपने करना क्या है, आपने कूलर की स्पीड को बढ़ाना है, कूलर की स्पीड को बढ़ाना है। ठीक, जब आप बढ़ाओगे तो वही जो सिक्के, जो अभी कॉइन की आवाज आ रही थी, वो या तो बढ़ जाएगी या फिर गायब हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या फिर वो आनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दोनों ही बातें पॉसिबल है। ठीक, अब सवाल है मैं इन बातों के यहां पर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे इन बातों का क्या लेना देना है बेटे। यहां पे है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हमें स्टडी करनी होंगी, जो इन्हीं बातों से लिंक होगी। पहली चीज, मैं सबसे पहले जो हम बात करें टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन की, हमारे पास बेसिकली 6 तरीके के ऑक्सीलेशन होते हैं। सबसे पहला ऑक्सीलेशन होता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, दूसरा अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, तीसरा फ्री ऑक्सीलेशन, चौथा फोर्स ऑक्सीलेशन, पांचवा रिजोनेंट ऑक्सीलेशन, और छठा होता है कपल्ड ऑक्सीलेशन। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फ्री ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन, रिजोनेंट ऑक्सीलेशन। इस वर्ड को अगर रिजोनेंट की बात में बोलूं, रिजोनेंट वर्ड से कुछ याद आ रहा है? केमिस्ट्री में पढ़ा है रिजोनेंट वर्ड, पढ़ा है रिजोनेंट? यस सर, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में कि कितनी बार हम किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से नहीं रिप्रेजेंट करता। मैं आपको केमिस्ट्री वाला याद दिलाता हूं कि बेंजीन में जब आपने ऑर्गेनिक की होगी तो उसमें आपने ये कभी बॉन्ड आपने यहां पे लगाया होगा, आपने कहा यहां ना ऐसे ना होकर ये ऐसे भी हो सकता है, तो ना आपने ये बनाया होगा ना ये बनाया होगा, आपने ये बना दिया होगा स्ट्रक्चर बेंजीन का। ये किया है ना आपने। ये क्या होता है? ये रिंग Yes, जो होती है, ये रिंग जो होती है क्या होती है? साइड क्या होती है रिंग अंदर? ये रिंग क्या होती है? ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो होता है, इसी को कीकुल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैनोनिकल्स, कीकुल, हाइब्रिड, है ना। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं बोलते हैं। और ये SO2 का भी बनाया होगा, CO3 -2 का भी बनाया होगा, कार्बनिक का भी बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक, लेकिन ये क्या होते हैं? ये जो है ये जो बनाए हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये सर पाई इलेक्ट्रॉन सर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये? सर ये है सर 6 हैं। या 6 पाई। ये है 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं यहां पे बेटे, क्योंकि यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है रिजोनेंट। क्या वर्ड हो रहा है? रिजोनेंट। तो ऐसा तो नहीं क्या इसका भी ऐसा ही कुछ होता हो, तो इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, फिलहाल वापस केमिस्ट्री से आते हैं निकल के। और चौथा होता है, छठा होता है आपके पास बेटे कपल्ड। और कपल्ड का मतलब आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना कपलिंग करना। कपल्ड का मतलब क्या होता है? कपल्ड का मतलब क्या होता है कि मैं इसको हिलाऊं, पेयर, इसको हिलाऊं, ये हिल जाए, तो ये आपस में क्या है? ये आपस में कपल्ड है। क्या है? कपल्ड है। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं। मैं सबसे पहली बात, हमने अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में हमने आपसे एक बात बोली थी कि बेसिकली हम यहां पे एक आइडल ऑक्सीलेशन की बात कर रहे होते हैं, जो पॉसिबल जिंदगी में है ही नहीं भाई। आइडल ऑक्सीलेशन पॉसिबल ही नहीं है। आइडल ऑक्सीलेशन का मतलब है एक ऐसा ऑक्सीलेशन जिस ऑक्सीलेशन में बॉडी पे एक बार आपने फोर्स लगा दी, बॉडी अपनी मीन पोजीशन से चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, हमेशा उसका एक्सट्रीम पोजीशन उतना ही रहे। एक पहली बार में भी इतना, दूसरी बार में भी इतना, 10 मिनट बाद भी इतना। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि क्या रहे? नहीं, मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। ठीक, क्योंकि भाई एनर्जी का नियम ये कहता है, एनर्जी का नियम ये कहता है कि भाई देखो, अगर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? लॉस जरूर होगा, जिसकी वजह से बॉडी अपनी जगह वापस आएगी। बेटा उसी के बिहाफ पर हमने सबसे पहला ऑक्सीलेशन बनाया है जिसका नाम है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्या नाम है? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का मतलब है बेटे,
आपको दिख रहा होगा इसमें आपका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है बेटे? कम होता चला जा रहा है। ठीक है, और जो जायज है, अगर आपने एक बार एनर्जी को एक बार फोर्स लगा दी है, एक बार अगर फोर्स आपने बॉडी पे लगा दी तो डेफिनेटली उसके बाद आपने दोबारा उसका फोर्स का सोर्स हटा दिया तो डेफिनेटली उससे जो एम्पलीट्यूड बनेगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो लगातार कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो इस बात का प्रूव है कि उसकी एनर्जी लगातार कम होती चली जा रही है। ऐसे ऑक्सीलेशन को हम लोग बोलते हैं बेटे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्या होता है बेटे समझे? व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम ऑक्सीलेट विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अगर एक बॉडी जो एसएचएम कर सकती है, अगर उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता चला जा रहा है, जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि पार्टिकल की एनर्जी कम होती चली जा रही है और जो होती ही है। ठीक है, अगर आपके पास एक बार आपने फोर्स लगाई और दोबारा वो सोर्स को आपने फोर्स का सोर्स हटा दिया है तो डेफिनेटली आपको ये ऐसा है, जैसे स्कूल में ड्रम स्टिक ली और ड्रम स्टिक से एक बार आपने ड्रम को क्या किया? जोर से स्ट्राइक किया। आपने ड्रम को अगर जोर से स्ट्राइक कर दिया तो एक बार तो ऑक्सीलेट करेगा, फिर धीरे 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 करके उसकी आवाज कम होती चली जाएगी। तो उसमें जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। दैट इज नोन एज डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। दूसरा होता है बेटे अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या बेटे? अनडैम्प करने का मतलब है जो तभी पॉसिबल है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन तभी पॉसिबल है जब आप किसी बॉडी पर सोर्स, जो कंटिन्यूअस एनर्जी का सोर्स है, जो सोर्स है एनर्जी का, वो कंटिन्यूअसली बॉडी के साथ क्या रहे? अटैच रहे, तभी पॉसिबल है अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, वरना वो पॉसिबल नहीं है। तो अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है बेटा? इट इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम ऑक्सीलेट with constant amplitude which does not changes with time। अगर बॉडी टाइम के साथ अपना एम्पलीट्यूड चेंज ना करे, वो अपना एम्पलीट्यूड क्या रखे? कांस्टेंट रखे, तो हम ऐसे ऑक्सीलेशन को बोलते हैं बेटे अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सोर्स ऑफ एनर्जी आपका लगातार बॉडी पे लगा रहे। आपने एक बार ड्रम को मारा, इससे पहले वो डैम्ड होता, आपने दोबारा उससे क्या कर दिया? दोबारा स्ट्राइक कर दिया, तो कभी भी ऑक्सीलेशन जो होगा वो डैम्ड नहीं होगा, उसका एम्पलीट्यूड कभी भी कम नहीं होगा। ऐसे ऑक्सीलेशन को हम लोग बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्लियर? नेक्स्ट, फ्री ऑक्सीलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। फ्री ऑक्सीलेशन क्या है? देखो बेटे, यानी फ्री ऑक्सीलेशन का मतलब है बेटे हर एक बॉडी हिलती है। मेरी बात को समझ लेना बेटे, हर एक बॉडी हिलती है। हो सकता है कोई ज्यादा हिले, कोई कम हिले। एग्जाम्पल की बात करता हूं, आप सभी कभी ना कभी आईटीओ के पुल पे गए होंगे या किसी भी पुल पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा जब गाड़ी दूसरे ब्रिज से पास होती है तो ये पुल हिलता हुआ नजर आता है। इधर से गाड़ी जब पास हुई तो हिल रहा है, यानी हर चीज हिलती है, हर चीज ऑक्सीलेट करती है। बस हो सकता है उसका हर चीज हिलती है, हो सकता है उसका ऑक्सीलेशन कम हो सकता है ऑक्सीलेशन ज्यादा हो। यानी हर एक, मेरी बात को यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड, यानी हर बॉडी ऑक्सीलेट करती है। और वो अगर बॉडी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, यानी अपनी ऑक्सीलेशन होने की, विदाउट कोई मेरे पे फोर्स ना लगाए, कोई मुझे ही ना हिलाए, लेकिन मैं अपनी एक एनर्जी से अप डाउन कर सकता हूं विदाउट द एजेंट ऑफ एक्सटर्नल, कोई मेरे पे फोर्स ना लगाए, लेकिन फिर भी मैं अगर हिल सकता हूं, मेरी अपनी ऑक्सीलेशन, अपने आप ऑक्सीलेशन करने की प्रॉपर्टी है, तो वो मैं कहलाएगी फ्री ऑक्सीलेशन। क्या कहलाएगी? फ्री ऑक्सीलेशन। दोबारा रिपीट करता हूं, फ्री ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है बेटे? ध्यान देखोगे बेटे, व्हेन अ सिस्टम कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, कोई बॉडी जो एसएचएम कर सकती है, वाइब्रेट विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो बेटे, एक तो होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक तो होती है नेचुरल। मैं अपने आप हिल सकता हूं, ये मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कोई मुझे जबरदस्ती हिलाए, वो एक मेरी क्या है? वो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, वो मेरी एक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? वो मेरी होगी एक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मेरी अपनी प्रवृत्ति है,
अगर मेरी अपनी प्रॉपर्टी है हिलने की, जो मेरी अपनी हिलने की ऑक्सीलेशन करने की एक बॉडी जो ऐसे जंप कर सकती है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी अप डाउन जाने की, वो कहलाएगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। शर्त ये है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई नहीं होनी चाहिए। उस समय जो बॉडी के पास है, उस समय जो बॉडी के पास है, मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको कि एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि आपने एक पेंडुलम को लिया और एक पेंडुलम को लेकर छोड़ दिया, बस ये लेकर छोड़ दिया। अब क्या है, अब चाहे आप कुछ करो या ना करो, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपने आप ही क्या करता रहेगा, अपने आप ही हिलता रहेगा। तो ये उसकी क्या होगी, ये उसकी कहलाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक बार आपने करके छोड़ दिया, अब ये जो हिल रहा है, अब तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना, अब तो अपने आप मर्जी से हिल रहा है, तो ये इसकी कहलाएगी फ्री ऑक्सीलेशन। क्या कहलाएगा, फ्री ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सर फ्री ऑक्सीडेशन डैम्ड और अनडैम्ड दोनों हो सकती है? देखो बेटे, देखो मैंने पहले ही आपको बताया डैम्ड और अनडैम्ड ये एनर्जी पे डिपेंड है, ये सोर्स पे डिपेंड है। अगर मैं एनर्जी का सोर्स लगाया रखा, अगर मैंने एनर्जी का सोर्स लगाया रखा तो डेफिनेटली क्या होगा, अनडैम्ड ऑक्सीलेशन होती रहेगी। अनडैम्ड और डैम्ड ऑक्सीलेशन का रिलेशनशिप एनर्जी के साथ है, सोर्स से रिलेटेड है। अगर मैं लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाता रहा तो डेफिनेटली वो डैम्प होगा ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि सोर्स मिलता रहा। भाई पानी की टंकी में एक बार पानी की टंकी आपने भरी और खोल दिया नल, क्या होगा, पानी की टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसमें इनलेट भी डाल दूं और आउटलेट भी, पानी जितना निकल रहा है उतना ही भरता रहे, तो क्या पानी कभी खाली होगी, टंकी कभी खाली नहीं होगी। वही बात है। तो अनडैम्ड और डैम्ड होना एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक, तो फ्री ऑक्सीलेशन डैम्प भी हो सकता है और अनडैम्प भी हो सकता है। ठीक, डिपेंड करेगा सोर्स कैसा लगा है। अगर सोर्स कंटिन्यू रहा ठीक है, लेकिन सोर्स हम लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने कहा कोई भी एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बॉडी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज हिलती है। ठीक, नेक्स्ट। सर फ्री ऑक्सीडेशन का ग्राफ कैसे बनेगा फिर? फ्री ऑक्सीडेशन का ग्राफ क्या होगा, देखो फ्री ऑक्सीडेशन का ग्राफ बनता है, हम इसे लिखते हैं F इजिकल्स टू माइनस बी एक्स। ठीक, F इजिकल्स टू माइनस बी एक्स। अगर आप देखोगे तो वैसे ही ना के एक्स जैसा, माइनस के एक्स जैसा नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स जैसा। ये अब इसका कैसा ग्राफ बनता है ये आप जानते हो। भाई ग्राफ कैसे बनता है, डैम्ड होता वो बन सकता है, अनडैम्ड होता वो बन सकता है, रिस्टोरिंग तो हल ही करेगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, फोर्स ऑक्सीलेशन। मेरा नाम में क्लियर है, व्हेन अ बॉडी ऑक्सीलेट with the help of some external periodic force with a frequency different from the natural frequency of the body. Very very important. ये क्या है हमारा फोर्स ऑक्सीलेशन है। फोर्स ऑक्सीलेशन वो ऑक्सीलेशन है जिसमें आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, लेकिन वो पीरियोडिक होना चाहिए। क्या होने पीरियोडिक, जैसे मैंने क्या कहा था, आपने ड्रम लिया, ड्रम स्टिक ली, आपने ड्रम को मारा, फिर वो डैम फिर दोबारा मार दिया, फिर होने वाली है, फिर दोबारा मार दिया। अगर आप पीरियोडिकली अगर आप क्या देते रहोगे, एक्सटर्नल फोर्स देते रहोगे, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भाई ड्रम के ऑक्सीलेट होने की फ्रीक्वेंसी स्टिक की ऑक्सीलेशन से डिफरेंट है। क्यों, आया फिर वापस गया, तो ये स्टिक भी तो क्या कर रहा है भाई, ये भी तो स्टिक ऑक्सीलेशन कर रहा है, लेकिन इसकी आता है तेजी से आता है, वापस चला जाता है, वो शांत नहीं होता। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, ड्रम आ रहा है, और वो क्या रहा है, वो अपने हिसाब से हो रहा है। आई बोल, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, सोर्स की और जो चीज ऑक्सीलेट कर रही है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। दैट इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तभी तो क्या होगा, बॉडी क्या रहेगी, बॉडी क्या अनडैम्प्ड हो जाएगी। और दूसरी बात, उसे हम ऑक्सीलेशन को बोलेंगे फोर्स ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट, बाय रिजोनेंट ऑक्सीलेशन। अब ध्यान समझो बेटा, रिजोनेंट ऑक्सीलेशन क्या है। व्हेन अ फ्रीक्वेंसी, बहुत पहले से देख लें, व्हेन अ बॉडी ऑक्सीलेट विद इट ओन फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is mu equal to the natural frequency of the body। मेरी बात समझना बेटा, देखो ऊपर वाले फोर्स ऑक्सीलेशन में हमने एक शर्त रखी थी, हमने शर्त ये रखी थी कि विद अ बॉडी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। दोनों की बॉडी जो ऑक्सीलेट कर रही है और जिससे हो रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी नहीं चाहिए। लेकिन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रिजोनेंट का मतलब देखो वही है जो केमिस्ट्री में था। रिजोनेंट केमिस्ट्री में क्या मतलब था
कि अगर मैं देखो, अगर बेंजीन का एग्जांपल ही लेता हूं मैं आपसे, भाई देखो अगर बॉन्ड इधर उधर ट्रांसफर हो भी जाए, अगर इधर उधर बॉन्ड रहेंगे तो फिर भी 6 पाई ना भाई, 6 पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यस सर। भाई ठीक है ना, अगर वो अपने पोजीशन भाई 1 और 2 के बीच में ना हो, अगर वो 2 और 3 के बीच में शिफ्ट हो जाए तो भी 6 पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, है ना। लेकिन हमने ये बढ़ाया केमिस्ट्री में कि जब आपके पास बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाता है, बॉन्ड इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी में हल्का सा चेंज हो जाता है। भाई देखो रेजोनेंस का जो केमिस्ट्री में डिफाइन किया गया वो ये कहा है कि समटाइम इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बेंजीन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। सो हम क्या बनाते हैं, उसके कई सारे कैनोनिकल या कीकुल या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यही तो मतलब है रेजोनेंस का, यहां भी यही मतलब है। व्हेन अ बॉडी ऑक्साइड विद इट्स ओन फ्रीक्वेंसी with the help of an external periodic force whose frequency mu is equal to the natural frequency। यानी अगर मैं एक बॉडी को, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं बेटे, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कि जो ये आपने हरिद्वार में सुना होगा, हरिद्वार के अंदर आपने सुना होगा लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला, राम झूला सुना होगा आप लोगों ने, है ना। वो वायर का बना हुआ है, और स्कूल में पूछा दिया जाता है बेटे, उस पर एक लाइन लिखी हुई है, कृपया कतार से चले, कृपया लाइन से चले, क्या चले, लाइन से चले, ठीक लिखा रहता है। जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल स्कूल में आता है कि जो आपके पास जो आर्मी होती है, उसके पैर एक साथ बराबर चलते हैं, उसके पैर क्या चलते हैं, एक साथ बराबर चलते हैं, फाइन, एक साथ उठेंगे। अभी आपने सर क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने आपको ये बताया कि आपके पास जो मार्च होता है, जो मार्चिंग, जो आपकी आर्मी मार्च करती है, उनके पैर एक साथ ऊपर उठते हैं और एक साथ नीचे आते हैं, यानी उनका जो मार्चिंग का स्टाइल है ना वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तब सारी बॉडी अलग अलग है, लेकिन उनके मार्चिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा है या नहीं है, बिल्कुल एक साथ चलते हो, ठीक। दूसरी बात मैंने बताई, अब इसका फायदा क्या है बेटे, देखो बेटे ये रेजोनेंट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर मैं दो बॉडी हूं, क्या हूं, दो बॉडी हूं, लेकिन उन दोनों बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो, दो बॉडी हूं लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम, ऐसे ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट ऑक्सीलेशन। एक बार बहुत समझाऊंगा। व्हेन अ बॉडी ऑक्सीलेट विद इट्स ओन फ्रीक्वेंसी with the help of some external periodic force लगाई, वो बॉडी म्यू से ऑक्सीलेट कर रही है, whose frequency is mu is equal to the natural, यानी जो जिस बॉडी से करवा रहे हो और जो बॉडी कर रही है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो, तो हम ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे कि वो क्या है, उससे जो डेवलप होगा दैट इज नोन एज रेजोनेंट ऑक्सीलेशन। आई वाज में नहीं, ठीक। और लास्ट होता है बेटे कपल्ड ऑक्सीलेशन। अब कपल्ड ऑक्सीलेशन क्या है, जैसे आप ये समझ लो कि आपने एक टेबल है, घर में एक टेबल है और आपने कुछ दूरी पर क्या रख दिया, पानी का ग्लास रख दिया। एक टेबल है उसमें आपने थोड़ी दूर पानी का ग्लास रख दिया। अब आपने क्या किया, आपने टेबल पे मारना शुरू किया, आपने टेबल पे, ठीक है, टैपिंग करनी शुरू करी टेबल पर। पानी में क्या होगा, सर पानी ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा ग्लास। लेकिन आपने पानी को तो कुछ नहीं करा ना, नो सर। बस दैट इज नोन एज कपल्ड ऑक्सीलेशन। कपल्ड का मतलब क्या है, मैं किसी दूसरी को ऑक्सीलेट करवाऊं और उसकी वजह से कोई दूसरी बॉडी क्या करने लग जाए, ऑक्सीलेट करनी शुरू कर जाए। आई बस में नहीं आई, तो हम ऐसे ऑक्सीलेशन क्या बोलेंगे, ऐसे ऑक्सीलेशन को हम लोग बोलते हैं कपल्ड ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं, कपल्ड ऑक्सीलेशन। मेरा उस बॉडी से कांटेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो सेम सिस्टम का पार्ट है, इसलिए ये हिल रहा है तो वो भी हिल रहा है, ये हिल रहा है तो वो भी हिल रहा है, और क्या पता हिले और क्या पता ना भी हिले, ठीक। हो सकता है डिस्टेंस बहुत दूर हो, नहीं पहुंचे वहां तक ऑक्सीलेशन, ठीक। लेकिन हाँ जहां मैं मार रहा हूं मुझे वहां पता है कि वहां पे पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से दूसरी बॉडी भी ऑक्सीलेशन करना शुरू कर दे बेटे, दैट इज नोन एज कपल्ड ऑक्सीलेशन। दैट इज कपल्ड। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने विंड चेन देखी होगी, हम लोग अपने घरों में विंड चेन लगा लेते हैं ना, विंड चेन दरवाजे पे लगाते हैं, ठीक। दरवाजे में हवा चलती है, एक हिलता है तो बाकी सब भी हिलने शुरू कर देते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कपल्ड ऑक्सीलेशन, ठीक। तो बट कपल्ड ऑक्सीलेशन बेटे व्हेन two or more oscillating body connected to each other
ऑक्सीलेट टुगेदर एंड इफेक्ट ईच अदर ऑक्सीलेशन। आई समझ में क्या मतलब है? अगर वो दोनों कांटेक्ट में है, क्या हुआ? देखो यानी आप समझ लो, देखो एक तो ये था कि दोनों क्या हुए, एक ऑक्सीलेट कर रहा है, दूसरा ऑक्सीलेट करना शुरू कर दे, मैं यहां मारूं ये भी हिलना शुरू कर दे, ठीक। अब इसके फिर कोई तीसरी बॉडी कर दूं वो भी हिलना शुरू कर दे। भाई देखो, या तो सब बराबर ऑक्सीलेशन करेंगे या सब नीचे बैठ जाएंगे। आई समझ में नहीं आई? जैसे पानी में पत्थर मारा, मैं पानी में एक पत्थर मारा और एक पत्थर मारते दूसरा पत्थर मार दिया, तो या तो ऑक्सीलेशन बढ़ जाएगी या ऑक्सीलेशन खत्म हो जाएगी। आई देखो, एक पत्थर मारोगे पानी में लहरें दिखाई देंगी, रिंकल दिखाई देंगे, और अगर उसी समय दूसरा पत्थर मार दिया या तो रिंकल खत्म हो जाएंगी या रिंकल बढ़ जाएंगी, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेकिन एक की वजह दूसरा अगर अफेक्टेड हो रहा है तो ऐसे ऑक्सीलेशन को हम लोग बोलते हैं कपल्ड ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? कपल्ड ऑक्सीलेशन। तो बेटा पहले आपका डैम्प थी, फिर अनडैम्प, फ्री, फोर्स, रेजोनेंट एंड कपल्ड ऑक्सीलेशन। ठीक, क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीलेशन। जो हमने ऑक्सीलेशन पढ़ा, ये हमारा आज हमारे ऑक्सीलेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें शुरू करना है वेव के बारे में। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वेव के बारे में हमने जिक्र किया है, तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो इसी का ही पार्ट है ऑक्सीलेशन एंड वेव। लेकिन बहुत क्लियर कर लीजिए, ऑक्सीलेशन वेव नहीं होता। अब क्या क्या चीजें हमें याद रखनी होगी वेव में। एक तो हमने बेटे जो इक्वेशन यहां से निकाली है, y is equals to a sin ओमेगा टी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जब भी कोई भी कहेगा आपसे कि भाई अगर कोई चीज ऑक्सीलेट कर रही है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो y is equals to a sin ओमेगा टी। और ये इक्वेशन हर उस पार्टिकल की है जो चीज ऑक्सीलेट कर रही होगी। क्या? y is equal to a sin ओमेगा टी। लेकिन ऑक्सीलेशन का मतलब वेव नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली हमें शुरू करना है नेक्स्ट पार्ट हमारा, दैट इज वेव्स। तो आज इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में देखेंगे वेव्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेव क्या है? वेव है ऑक्सीलेशन प्लस प्रोपगेशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, विथ और विदाउट मीडियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 12th क्लास में बहुत सारा पार्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीलेशन प्लस प्रोपगेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ और विदाउट मीडियम। ठीक, चाहे पार्टिकल, यानी वेव क्या है? वेव की सबसे इंपॉर्टेंट करना है, वेव के अंदर दो चीजें चाहिए, एक तो ऑक्सीलेशन चाहिए, जैसे वाइब्रेशन भी कह सकते हो, और साथ में उसका प्रोपगेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? उसका प्रोपगेशन भी चाहिए, तब वेव कहलाएगी, वरना वेव नहीं कहलाएगी। और प्रोपगेशन के लिए अब ये शर्त है, चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो सकता है मीडियम हो और हो सकता है मीडियम ना हो। So as we are having a number of examples where the wave is where or the particle is propagating although there is no medium, but still there is a wave, तो वेव के लिए जो वेव है, सबसे पहली बात, व्हाट इज वेव? ऑक्सीलेशन प्लस प्रोपगेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ और विदाउट अ मीडियम। मीडियम है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, तब उसे हम बोलते हैं बेटे वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात, वेव के लिए इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट criteria to produce a wave? First, important criteria to produce a wave. वेव को प्रोड्यूस होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है? तो सबसे पहली चीज चाहिए बेटे इलास्टिक बिहेवियर। क्या? इलास्टिक बिहेवियर। बात सही है भाई। एक बात बताओ, अगर मैं किसी कोई चीज ऐसी ले लूं जिस पर मैं टैपिंग करता रहूं लेकिन उसके मॉलिक्यूल हिले भी नहीं, तो क्या उसमें ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा भाई। सबसे पहले क्या चीज चाहिए कि जिस पर मैं फोर्स लगाऊंगा उस चीज के पास इलास्टिक बिहेवियर होना चाहिए। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो उसके मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करने चाहिए। अगर वो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन ही नहीं कर सकते उस पार्टिकल के, तो डेफिनेटली ना तो ऑक्सीलेशन होगी। अरे जब ऑक्सीलेशन ही नहीं होगी तो प्रोपोगेशन कहां से कराऊंगा? तो सबसे पहली क्या चीज चाहिए?
भाई जो भी बॉडी हो वो इलास्टिक नेचर रखती हो। दूसरी बात बेटे, दैट इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी शुड रिमेन यूनिफॉर्म। जिस भी बॉडी के अंदर आप ऑक्सीलेशन या वेव बनाना चाहते हो उसकी डेंसिटी ओवरऑल सेम रहे। क्यों? क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी की डेंसिटी सेम नहीं हुई, कहीं ज्यादा हुई कहीं कहीं हुई, तो हो सकता है यहां का पार्टिकल तो हिले, लेकिन वहां का दूसरे जहां डेंसिटी ज्यादा वहां का पार्टिकल ना हिले। भाई यहां का पार्टिकल तो हिल गया, यहां का पार्टिकल तो हिल गया, यहां डेंसिटी कम थी, यहां का पार्टिकल आपने यहां फोर्स लगा, यहां पार्टिकल हिल गया। लेकिन अगर डेंसिटी आगे बढ़ गई, तो डेफिनेटली वहां का पार्टिकल टाइटली पैक्ड होगा, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होगा, वो हिल नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी ऑक्सीलेशन वहां पे डेवलप नहीं हो सकती। तो अगली कंडीशन ये है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी शुड रिमेन यूनिफॉर्म। बॉडी क्या रहनी चाहिए? यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। तीसरी बात, इनर्शिया। भाई जो भी बॉडी हो वो अपना इनर्शिया मेंटेन कर सकती हो। भाई देखो इनर्शिया क्यों? क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है टू एंड फ्रो, और हर बार में बॉडी कहां आनी चाहिए? भाई फोर्स लगा दी, हिले, और हिलने के बाद दोबारा कहां जानी चाहिए? अपनी मीन पोजीशन पर आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो एक बार मैंने फोर्स लगाई और वो यहीं रुक गई, वापस मीन पोजीशन पे नहीं आई। तो भाई ऐसी बॉडी चाहिए जिसका पार्टिकल अपना इनर्शिया मेंटेन कर सकता हो। क्लियर? क्लियर? और चौथी बात लीस्ट फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन कम से कम हो। अगर एक अच्छी वेव बनानी हो तो भाई फ्रिक्शन कम से कम हो। क्यों? अगर फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का लॉस ज्यादा हो जाएगा, और अगर एनर्जी का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो वेव ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगी। तो क्लियर है? बहुत क्लियर है। भाई देखो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। भाई अगर मेरे पास फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, जिसे मैं अपोजिंग फोर्स कहता हूं, तो डेफिनेटली मेरा पार्टिकल क्या करेगा? उसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा हो जाएगा, और एनर्जी का लॉस में लगा हुआ है अगर 10 पहुंचेगी वहां 2, तो वेव भी 2 के हिसाब से प्रोड्यूस होगी। क्यों? अपोजिशन क्या लग गया? ज्यादा। अगर अपोजिशन कम होगा तो 10 हम लगाएंगे तो 9 कन्वर्ट किसमें हो पाएगा? ऑक्सीलेशन और वेव प्रोड्यूस में कन्वर्ट हो पाएगा। तो अगली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्राइटेरिया जो वेव को जिस बॉडी में बनाना चाहते हो, एक इलास्टिक बिहेवियर, डेंसिटी यूनिफॉर्म, इनर्शिया एंड लीस्ट फ्रिक्शन। जो ये चीजें मेंटेन कर पाता है उसके अंदर हम वेव को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? अब मूव ऑन करते हैं बेटे। अगर एक सिंपल मूव ऑन करते हैं आगे, अगर वेव को मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ जाए, व्हाट इज वेव? एग्जाम बुकिश बात कर रहे हैं। व्हाट इज वेव? सिंपल वर्ड, डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल। दिस इज ऑल ओवर। व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल। ठीक, ऐसी बुक में लिखा रहा है डिस्टर्बेंस ऑफ अ पार्टिकल विद टाइम इज नोन एज वेव। नहीं, देखो शर्त ये है, ये डिस्टर्बेंस तो है, वेव क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल तो है, ठीक, लेकिन ये डिस्टर्बेंस कैसी होनी चाहिए? ये डिस्टेंस ऑक्सीलेटरी या फिर वाइब्रेटरी होनी चाहिए। दूसरी बात, भाई ये पार्टिकल क्या करना चाहिए? प्रोपगेट। क्या करना चाहिए? प्रोपगेट। उस दिन मैंने आपको समझाया था बेटे, हम लोग बोलते थे, छोटी क्लास में बोला जाता है साउंड इज प्रोड्यूस बाय साउंड वेव आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। क्या बोला जाता है? साउंड वेव आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। नहीं, गलत है भाई। साउंड वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय vibration of particle but carried by what? Carried by the medium present। सोचो ना, अगर मैं बोलता रहता, मैंने उस दिन समझाया था, अगर मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज यहां पे गले में, मेरा एक वोकल कॉर्ड में एक वाइब्रेशन डेवलप होती है, लेकिन मेरी आवाज दूसरे बंदे तक तब पहुंचेगी जब बीच में हमारे कोई मीडियम होगा। आई में नहीं? तो वाइब्रेशन इज नॉट ओनली अ कॉज, it can only predict, it is the to and fro motion of the particle, agreed, but there should be a medium,
मीडियम। फाइन, द थिंग इज, क्या हर, अब मेरी बात को ध्यान समझना है, मैंने कह दिया भाई वेव क्या है, वेव में वो है जहां आपके पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो और उसका प्रोपोगेशन भी हो। अब ये प्रोपोगेशन के साथ कंडीशन है बेटे, प्रोपोगेट करें, लेकिन प्रोपोगेट के साथ यहां पे हमने दो चीजें देखी, एक रिक्वायर्ड मीडियम और डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और हमने जब रिसर्च की, जब हमारी रिसर्च चली, तो रिसर्च में वी कम अक्रॉस टू टाइप ऑफ वेव। जब हमने रिसर्च की तो हमें दो तरीके की वेव मिली, और वेव मिली, जब मैंने कह दिया वेव है तो अपने आप क्लियर हो गया भाई, वेव हमें दो तरीके की मिली। जब मैंने बोल दिया वेव बोल दिया तो ये बात क्लियर हो गई, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और प्रोपगेशन भी हो रहा है। लेकिन उन वेव में कुछ खासियत थी। मेरी बात को दोबारा मेरी बात सुनना बेटा, साइंस में वर्ड का बहुत बड़ा मतलब होता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब हमने रिसर्च की तो हमें दो तरीके की वेव मिली मतलब वेव का मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, प्रोपगेशन भी हो रहा था, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस हमें मिला। क्या मिला? रिसर्च के दौरान हम वी केम अक्रॉस टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन वॉज मॉलिक्यूल and other was photon. Photon, which is a particle of light. ये रिसर्च हमने की थी साउंड पर और किस पर? लाइट पर। ठीक, हमने दो पर रिसर्च की, साउंड पर और लाइट पर। और हमें क्या मिला? यार साउंड और लाइट दोनों ही वेव थी, दोनों ही क्या थी? वेव थी, यानी दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, और दोनों में प्रोपगेशन हो रहा था। लेकिन एक खासियत थी, खासियत यह निकल के आई कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, that is it require medium। और लाइट में रिसर्च करने पर हमें यह मिला, लाइट that is photon can travel in medium as well as in the एब्सेंस ऑफ मीडियम। ये हमारी रिसर्च निकल के आई। भाई वेव तो दोनों थी, अब हमने क्या किया बेटे, वेव दोनों थी, हमने दोनों पर रिसर्च की और दोनों को, एक को हमने मीडियम में और एक को पहले हमने मीडियम में दोनों को पास किया, दोनों चली गई। फिर हमने मीडियम हटाया प्रोपगेशन के लिए, तो हमने क्या देखा कि साउंड नहीं चल पाई, लेकिन लाइट मीडियम था तो भी चली गई, ट्रैवल कर गई, प्रोपगेट कर गई, और मीडियम जब नहीं था तो भी चली गई। अब हमारे पास यहां पर यह समझ में आया कि भाई देखो हमें वेव तो बनानी है, लेकिन हमें इन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा दो पार्ट में, ऑन द बिहाफ ऑफ मीडियम, ऑन द बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम एंड डू नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। फाइन, तो हमने क्या किया बेटे, हमने जिन वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, यानी एग्जाम्पल है साउंड वेव, द वेव that require medium for its propagation is known as mechanical waves। हमने उन्हें नाम दिया मैकेनिकल वेव, और इसका एग्जांपल जो हमने सबसे पहला दिया दैट इज साउंड वेव। So sound wave क्या है? Sound wave is what sort of wave? Sound wave is a mechanical wave. Sound waves are mechanical waves.
फाइन, ये बिना मीडियम के नहीं चल सकती। तो हमने इन्हें नाम दिया व्हाट इज साउंड, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। और दूसरा हमने क्लासिफिकेशन किया बेटे द वेव which does not require medium is known as electromagnetic wave। और इसका एग्जाम्पल था लाइट वेव, इसका एग्जाम्पल था साउंड वेव। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मीडियम बेटे हमें ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम, हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज योर मैकेनिकल वेव्स और दूसरी थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर क्लियर? Yes. लेकिन यस सर। अब देखो बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थोड़ा बहुत मैं यहां समझाऊंगा। 12th क्लास में ये पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, पूरा चैप्टर बेस्ड होगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर पूरा 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक, अब पहले हम ये उठाते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप ये केवल अभी यहां समझ लो कि इसमें वेव है, यानी इसमें पार्टिकल ऑक्सीलेट भी करता है, प्रोपेगेट भी करता है। अगर मीडियम हो तो चलेगा और अगर मीडियम नहीं भी हो तो तब भी ये चलेगा। इसका मतलब क्या है, यानी अगर आप स्पेस में जाकर टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अर्थ में तो आप जानते ही हो कि लाइट ट्रेवल कर पाती है। लेकिन अगर साउंड को अगर आप स्पेस में बात करने की कोशिश करोगे तो स्पेस में आप बात नहीं कर पाओगे। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां मीडियम नहीं है। तो लाइट तो मीडियम है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। लेकिन साउंड के साथ क्या है कि मीडियम अगर नहीं है तो भाई ये नहीं कर सकता। शायद मुझे याद दिलवाने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लास में आपने बेल जार एक्सपेरिमेंट सभी को याद होगा। बेल वाला एक्सपेरिमेंट जो बेल जार के अंदर रखा था, शायद सबने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। कि बेल जार के अंदर बेल लगा दी, हमने उसे प्रेस करा, आवाज सुनाई नहीं दी, फिर हमने हल्का से बेल हटा दी, एयर एंटर कर गई और उसमें क्या आवाज सुनाई देनी शुरू कर दी। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैट यू हैव रेड इन क्लास 9। ठीक, ये साउंड रिक्वायर्ड मीडियम। लेकिन बेटा अब यहां पे हमें इस मैकेनिकल वेव को दोबारा क्लासिफाई करना पड़ा। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने कहा वेव, अब उसके बाद मैंने उस वेव को नाम दिया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव वो है जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब हमने मैकेनिकल वेव को फिर क्लासिफाई किया, हमने मैकेनिकल वेव्स को फिर क्लासिफाई किया दो में। अब सवाल है इनका क्लासिफिकेशन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और मैकेनिकल वेव का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो तो समझ में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। लेकिन अब हमने मैकेनिकल वेव को भी क्लासिफाई किया। मैकेनिकल वेव का को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, on the basis of very very important, on the basis of propagation of particle along with the wave or does not propagate with the wave। मतलब देखो, हमने कुछ चीजों को देखा और हमने एक क्लासिफिकेशन बनाया। पहले इस क्लासिफिकेशन की भाई बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन जो बनाया वो क्या था। बेटे मैकेनिकल वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल
वेव। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये भी मैकेनिकल वेव है और ये भी मैकेनिकल वेव है, तो इतनी बात तो क्लास बाई बात समझ में आती है कि दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट है। क्यों? देखो मैकेनिकल है, दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वेव है यानी ऑक्सीडेशन भी होगा प्रोपगेशन भी होगा। लेकिन सवाल, तो फिर ये दो क्यों है? इस ट्रांसवर्स का मतलब क्या है और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स का मतलब होता है सरफेस, सरफेस वेव, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है प्रेशर वेव। क्या होता है? प्रेशर वेव। अब समझाता हूं बेटा ये क्या है। देखो ट्रांसफर वेव क्या है बेटे, इसको समझाने के लिए एग्जांपल समझाता हूं। इसका एग्जांपल जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल देता हूं, वेव्स प्रोड्यूस at the surface of a water, water fine, ठीक। waves produce at the surface of a water। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पानी में आपने पत्थर मारा। देखो सिंपल सी बात, मैंने उस दिन भी बहुत क्लियर किया था, आप चीजों को छोड़ नहीं सकते। भाई आपने मोशन करवाना है, ऑक्सीलेशन मैंने एक ही बात बोली थी, व्हाट इज ऑक्सीलेशन? इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, and what is required, it cannot go beyond the condition required for motion, and that is the force, that is the force. You cannot go with the beyond the necessary conditions of the motion, and the basic condition for the motion is it required a force, and oscillation is a type of force। अब आपने एक पत्थर लिया और आपने उस पत्थर को पानी में मारा। अब जैसे आपने पानी में मारा, वो पत्थर जो है वो एक मॉलिक्यूल पे जाकर टकराया और मॉलिक्यूल ने ऑक्सीडेट करना शुरू कर दिया। और मुझे क्या दिखाई दिया? भाई मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे तो ये दिखाई देगा ना, ठीक। मुझे भाई भाई पानी, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है पानी में पत्थर मारा हो या नहीं, कभी ना कभी पानी में पत्थर मारा होगा। और ये भी आपने देखा होगा रिंकल्स बनते हैं। अब ये क्यों बनते हैं, रिंकल ही क्यों बनते हैं, ये तो 12th क्लास में पढ़ेंगे कि भाई ये गोली क्यों बने, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अगर आप पानी के सरफेस पर देखोगे तो ये पानी के अंदर नहीं है बेटे। ये पानी को जो पत्थर मारा है आपने, क्या ये पानी के अंदर भी गोल ऐसे बन रहा है? क्या पानी के अंदर भी ये बन रहा था? क्या ये पानी के अंदर भी ऐसे बन रहा? नहीं, ये केवल पानी के सरफेस पर है, और ये पानी के सरफेस पर कुछ ऐसा है। ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है, ये पानी के सरफेस पर था। किसके बेटे? इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पानी के सरफेस पर है, केवल ये पानी के किस पर है? सरफेस पर है। इसलिए इसका नाम, दूसरी चीज, ये थोड़ी दूर, ये पूरे में नहीं बनेगा, जैसे थोड़ी दूर बनेगा और थोड़ी दूर पर बनने के बाद ये वेव क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब देखो वेव खत्म होने का कारण तो ये है क्योंकि क्योंकि भाई देखो, आपने पत्थर मारा पानी में, एक बार आपने पत्थर मार दिया, एनर्जी दे दी, और एनर्जी का नियम ये कहता है वो धीरे धीरे एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा। ये तो हुआ भाई, जैसे बनी थोड़ी दूर जाके वेव खत्म हो गई। भाई थोड़ी देर बुनती है, बुनने के बाद क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों? लेकिन यहां पर जो बना वो सरफेस पे बना, और सरफेस में बनने के बाद यहां पे आपको जो दिखाई दिया बेटे, इसी को आप बोलते हो, मेरे ख्याल में आपने 9th क्लास में इसको बनाया है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। बोलते नहीं बोलते? अपर रीजन इज नोन एज व्हाट? अपर रीजन, अपर रीजन इज नोन एज क्रस्ट, while lower region is known as trough। लोअर रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, और इस बात को 9th क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया था, उसी को मैं भी इस्तेमाल करूंगा कि आप एक रस्सी को पकड़ लें। अब मेरी बात को समझना बेटे, आपने एक रस्सी को पकड़ा एंड यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग द मोशन। आप लगातार इसको ऐसे कर रहे हो, और क्या हो रहा है, आप केवल इस पार्टिकल को, यहां से इस पार्टिकल को पकड़ते हो और इस रस्सी को पकड़ के यहां पर केवल हिलाते हो। क्या होता है?
तो शायद आपको दिखेगा क्रस्ट कब बनता हुआ चला जाता है, क्रस्ट में। लेकिन आप केवल क्या कर रहे हो, आप इस पार्टिकल को पकड़ा और इस पार्टिकल को केवल हिला रहे हो, केवल इस पार्टिकल को एनर्जी देते हो, ये सारे पार्टिकल को एनर्जी देता है और ये क्रस्ट बनाता हुआ आगे चला जाता है। क्लियर, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो पार्टिकल आपने रस्सी पकड़ी है, आप इस पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हो, केवल इस पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हो, और ये पार्टिकल बाकी सबको एनर्जी देता है और क्रस्टर बनाता है। ये खुद नहीं चलता, ये खुद अपनी जगह केवल हिल रहा है। ये रस्सी केवल इस पार्टिकल को आप हिला रहे हो, ये खुद नहीं चल रहा, ये अपने बगल वाले को एनर्जी देता है, फिर उससे बगल वाले को एनर्जी देता है, उससे बगल वाले को, और खुद नहीं चलता, केवल अपनी जगह हिलता है और केवल एनर्जी का ट्रांसफर करता है। क्या, और एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म दिखाई देता है, वेव की फॉर्म में दिखाई देता है। यानी यहां पर जब क्लस्टर पार्टिकल डज नॉट प्रोपगेट along with the direction of wave, पार्टिकल वेव के साथ नहीं चला, पार्टिकल तो सर आपने ट्रफ के नीचे क्या लिखा है? ट्रफ सर इसके नीचे लोअर रीजन, बेटा लोअर रीजन इज नोन एज ट्रफ। ओके। अब बेटे क्या है, जो पार्टिकल है इट डज नॉट प्रोपगेट, अब पार्टिकल केवल एनर्जी दे रहा है, वो वेव के साथ नहीं चला, वो वेव के साथ नहीं चला। दूसरी बात देखो, अब यहां पे क्लियर हो गया होगा बेटे, देखो ट्रांसवर्स वेव को सरफेस वेव क्यों बोला, क्योंकि ये पानी के सरफेस पे बनता है, ये हमेशा किसी भी सरफेस पे बनेगा। दूसरी चीज, इसमें क्या होता है अंदर बेटा, इसमें पार्टिकल केवल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो वेव के साथ नहीं चलता। ठीक है, अब आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल जो है बेटे, दैट इज योर साउंड, यानी टॉकिंग, विस्परिंग, ठीक है, बैंगिंग एटसेट्रा। भाई चिल्ला रहे हो, धीरे से बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ये सब एग्जाम्पल किसका बेटे, लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। मतलब देखो बेटे, अगर आप बोलते हो तो बोलते समय अगर अपना हाथ, जब आप बोलो और मुंह के सामने हाथ रख दो, तो आप आराम से महसूस करोगे कि आपके हाथ में बार बार अलग अलग तरीके की वेव आती है, अलग अलग तरीके की भाप आती है, बार बार एक आवाज, एक आपके पार्टिकल आपके हाथ में टकराते हैं जिनका लेवल सेम नहीं है। ठीक है, जब आप बातचीत करो एकदम मुंह का, तो आपको दिखाई देगा कि एक प्रेशर सा महसूस हो रहा है। यानी सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात क्या है, भाई आप जब बोल रहे हो तो आपके माउथ के आसपास कौन है, एयर के पार्टिकल, एयर के मॉलिक्यूल। और होता क्या है, जब आप जोर से बोलते हो तो उन पार्टिकल को आप ज्यादा एनर्जी देते हो, और वो आपकी एनर्जी को, जैसे आप जोर से बोलते हो उन्हें आप एनर्जी ज्यादा देते हो, वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और आपके कान में आवाज जोर से सुनाई देती है। अगर आप धीरे से बोलते हो तो आप उन पर प्रेशर कैसा लगाते हो, कम लगाते हो। अगर प्रेशर कम लगाते हो तो आपके कान में आवाज कैसे सुनाई देती है, धीरे से सुनाई देती है। ठीक, आई समझ में नहीं आई, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेशर वेव। क्या पड़ा, प्रेशर वेव। क्या पड़ा, प्रेशर वेव। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साउंड वेव का नाम प्रेशर। क्यों, आपके मॉलिक्यूल प्रेशर महसूस करते हैं, तेज प्रेशर, धीरा प्रेशर, धीरे से बोलोगे धीरा प्रेशर महसूस होगा, जोर से बोलोगे ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी ज्यादा प्रोपोगेशन होगा, ज्यादा प्रोपोगेशन होगा तो दूर तक सुनाई देगा। सिंपल सा लॉजिक, आई बात में नहीं। अगर मैं धीरे से बोलूंगा कम प्रेशर दूंगा तो धीरे से आवाज सुनाई देगी और वो दूर तक कम जाएगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक वेव कौन सी होती थी बेटे, अगर याद हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ ऐसे होती थी। तो शायद ये होता था कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन, रियरफेक्शन। सी माने क्या होता था, कंप्रेशन, यानी a region of high pressure, a region of high pressure। और रियरफेक्शन, आर क्या होता था, रियरफेक्शन, यानी a region of low pressure। आई बस में पहला बात तो भाई ये
कि भाई इसमें क्या बनता है। देखो यहां पे बनते थे क्लस्टर, यहां बनते हैं कंप्रेशन रिएक्शन, ये सरफेस है और ये क्या है आपका प्रेशर, ये आपके पास क्या है, ये आपका प्रेशर वेव है। अब अगली एक चीज रह गई, अब एक चीज और रह गई, और वो रह गई भाई इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो भाई इसका एग्जाम्पल जो है बेटे वो है स्प्रिंग। जैसे इसमें हम रस्सी का एग्जाम्पल लिया था, स्प्रिंग के बारे में सोचो। स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग है आपके पास, और आपने स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, स्प्रिंग ली और आपने ऐसे किया, भाई आपने स्प्रिंग पकड़ी और क्या हो रहा है, स्प्रिंग आगे जा रही है तो आप आगे जा रहे हो, स्प्रिंग पीछे आ रही है आप पीछे जा रहे हो, स्प्रिंग आप आगे आ रही तो आगे जा रहे हो, पीछे आ रही पीछे। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है भाई, आप क्या थे पहले, आप क्या थे पहले, पिछली बार में भी आप पार्टिकल थे, तो पार्टिकल क्या कर रहा था, केवल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, खुद नहीं चलता था। अब क्या हो रहा है भाई, पार्टिकल वेव इधर जा रही है तो इधर जाना पड़ रहा है, पार्टिकल वेव पीछे जा रही है तो आपको पीछे जाना पड़ रहा है। आई बस में नहीं आई बेटे। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, जब एनर्जी दी तो एनर्जी तो चली, लेकिन एनर्जी भी चली तो पार्टिकल के साथ चली, एनर्जी उधर गई तो पार्टिकल भी साथ चला। तो इसमें क्या होता है बेटे, ट्रांसलॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, द वेव इन विच द मैकेनिकल वेव in which particle propagate in the direction of wave। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी, अगर पार्टिकल भी उस तरफ जाएगा तो बेटा वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी अगर आपसे कोई पूछे भाई साउंड क्या है, आपको सर मैकेनिकल वेव है, अगर पूछे भाई कौन सी मैकेनिकल वेव है, तो भाई देखो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। अगर मैं पूछूं पानी में क्या बन रहा है, भाई पानी में पार्टिकल है, हम कहेंगे भाई पानी में जो बन रही है मैकेनिकल वेव बन रही है, लेकिन पानी में कौन सी बन रही है, पानी में बन रही है आपकी ट्रांसफर मैकेनिकल वेव। अब सोचो, मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं क्वेश्चन, अगर मैं पानी के अंदर एक टफ ऑफ वाटर लूं और मैं इस पानी के अंदर ना वाटर में बेटे यहां एक वाइब्रेटर लगा दूं, क्या लगा दूं, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर जानते हो ना, वाइब्रेटर। अब बताओ इस पानी के और सरफेस में कौन सी वेव बनेगी और पानी के अंदर कौन सी वेव बनेगी, बताओ पानी के अंदर कौन सी वेव बनेगी और सरफेस में कौन सी वेव बनेगी, बताओ सोच के बताओ। सर ये सर सरफेस से बनेगी, सरफेस में क्या सर दिखाई ये देगी, सर सरफेस पे सर ट्रांसवर्स मैकेनिकल वो वेव्स बनेगी, और सर पानी में लॉन्गिट्यूडनल पानी के मैकेनिकल अंदर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल क्यों, भाई देखो पानी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल क्यों बनेगी, भैया एनर्जी देगा ये बगल वाला, ये बगल वाला मॉलिक्यूल, ये सबको एनर्जी देगा, और सरफेस में क्या दिखाई देगा, सरफेस में ऐसी वेव दिखाएगी। तो सरफेस में कौन सी बनी, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। लेकिन पानी के अंदर क्या बनी, पानी के अंदर बनी प्रेशर वेव, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। आई बस में नहीं आई, क्योंकि अंदर आई बस में दोनों में फर्क है। तो अंदर क्या हुआ भाई, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर तभी वो सरफेस पे आया, आई बस में नहीं आई। तो क्या हुआ, अंदर बन रही है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, और ऊपर क्या दिखाई देंगी मुझे, ऊपर क्या दिखाई देगा, पानी में केवल, ठीक है, जैसे वो होता है ना, जैसे वो होता है, वो आता है, जैसे वो बनता है, वो कहते हैं वेव्स आती हैं, वेव्स, हम कहते हैं वेव्स आ रही हैं, अरे वेव्स आ रही हैं, लेकिन वो आपको भी अगर उठा के ले गई, अगर आपको भी उठा के ले गई तो भाई तब वो ट्रांसवर्स वेव हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी आपका, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएंगी, अगर आप पार्टिकल हो और वो आपको उठा के ले गया अपने साथ, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो मैकेनिकल वेव दो तरीके की, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ये दोनों मैकेनिकल वेव की क्लासिफिकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप इसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बताइए क्लियर है यहां तक या नहीं। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर हमने यहाँ पे हम देख लिया टाइप ऑफ वेव। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट वुड बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिक concept, basic terminology which will be used in this chapter. Till then, remain safe and secure. Thank you.